आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री में इस चैप्टर का जो सॉल्यूशन चैप्टर हम लोगों का चल रहा था, इस सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस चैप्टर का सबसे टफ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट इज एक्सटेंड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है एंड द टॉपिक इज सब टॉपिक इज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल बनता है और ये चीज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, कुछ कॉन्सेप्ट 11th के इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोलाइट्स का स्टडी हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली कैसे क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है अपने मोल्टेन फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन में, वैसा सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। इसमें कौन कौन सा चीज है, एसिड्स है, बेसिस एंड सॉल्ट्स है। तो सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं, एसिड्स मिक्स करके बनाइए, बेस मिक्स करके बनाइए, सॉल्ट्स मिक्स करके बनाइए, वो एक तरीके से एक्वस सॉल्यूशन बना देता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के कारण उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, तो एबनॉर्मल बिहेवियर उनमें आता है। एबनॉर्मल बिहेवियर कहने का मतलब ये क्या हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इससे क्या बताना चाहते हैं, ये क्यों हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ रहे हैं। याद करिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो 3 कंडीशन था कि सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी डाइल्यूट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा जब सॉल्यूशन बहुत पतला बने। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होना चाहिए, जैसे सॉलिड ऐड कर दीजिए तो सॉल्ट तो अपने आप में एक तरह का सॉलिड है। तीसरा थर्ड चीज, सॉल्यूट मस्ट नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूट का एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सॉलिड्स हम मिक्स करते हैं उसमें ऑलमोस्ट सॉल्ट्स होता है, तभी वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके बाद चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सॉलिड्स जब मिक्स करते हैं, सॉल्ट जब मिक्स करते हैं तो सॉल्ट तो डिसोसिएट हो जाता है। और कुछ ऐसा सॉलिड सब्सटेंस भी है जो पानी में मिक्स करने के बाद या लिक्विड मिक्स करने के बाद एसोसिएट होने लगता है, जुड़ने लगता है। वो तो कम ही है, उसमें तो एसोसिएशन ज्यादा डिटेल स्टडी हम नहीं करते, पढ़ेंगे तो दोनों, लेकिन एसोसिएशन पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन ज्यादा डिसोसिएशन पर होगा। तो डिसोसिएट जब करता है सब्सटेंस, तब क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगा। जब सब्सटेंस डिसोसिएट कर जाए, सो फॉर एग्जांपल NaCl ले लें, अगर NaCl ले लिए, जैसे हम इन केस ऑफ डिसोसिएशन स्टडी करते हैं, मान लीजिए एक टॉपिक ही दे देते हैं, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर कोई सब्सटेंस डिसोसिएट हो रहा है तो डिसोसिएशन से मान लीजिए कोई An नाम का पार्टिकल है, वो टूट करके Na बना दे रहा है, मतलब पहले कितना मोल्स था 1 मोल, अब कितना मोल बन गया N मोल्स। तो पार्टिकल तो चेंज कर गया, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर गया। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल में इस तरीके से NaCl को वाटर में घोल देंगे, पानी में मिक्स कर देंगे, तो ये Na+ और Cl- के फॉर्म में टूटेगा। तो ऐसा टूटने से नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है कि घट रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है। आप याद करिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन, ऐसा कोई सा भी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिपेंड करे। अब लिए थे 1 मोल, एक पार्टिकल, मान इसको एक पार्टिकल समझिए, लिए थे एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल, बन गया 2 पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो चेंज कर गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा। तो कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप निकालिएगा, मिक्स करने से पहले वाला कि मिक्स करने के बाद वाला। मिक्स करने से पहले एक पार्टिकल था, मिक्स करने के बाद 2 पार्टिकल हो गया। बताना हम ये चाह रहे हैं कि अगर डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज कर जाएगा। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे वो बिना डिसोसिएशन, बिना एसोसिएशन के पढ़े थे, कि मान के चलते हैं कि एसोसिएशन नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, डिसोसिएट एसोसिएट तो हो ही जाता है। तब क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का थ्योरी पूरी तरीके से फेल हो जाएगा? नहीं। यही जो चीज है कि जैसा शुरू में था वैसा बाद में नहीं रहा। तो ये जो बिहेवियर है इलेक्ट्रोलाइट्स का, दैट बिहेवियर इज टर्म्ड एज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यही एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल क्यों कहते हैं इसको? देखिए, NaCl एक्चुअल में यहां पर हम मास मोल्स के टर्म में बात करें NaCl का, आपको बुक में ये टॉपिक एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स से नहीं मिलेगा।
ये आपको मिलेगा बुक में टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्यों कहते हैं इसको, देखिए समझाते हैं। NaCl एक्चुअल में यहाँ पे कितना मोल है, 1 मोल। इसका मास निकालिए, इसका मास आएगा 58.5 ग्राम, कितने मोल में, पर मोल, 1 मोल में, क्योंकि NaCl यहाँ पे कितना मोल्स है, 1 मोल है, तो 58.5 ग्राम 1 मोल का मास है। Na प्लस का कितना मास, 23 ग्राम। Cl मास का कितना मास, 35.5 ग्राम। इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन से मास चेंज नहीं करेगा, मास तो वही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, 9.1 × 10⁻31 बहुत नेग्लिजिबल, बहुत कम है। तो Na प्लस और Cl माइनस का मास चेंज नहीं करेगा, मास वही रहेगा 23, 35.5। लेकिन 23 और 35.5 दोनों के मास को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 58.5 ही आएगा। लेकिन मोल्स कितना हो गया, 1 मोल ये 1 मोल ये, कितना मोल्स, 2 मोल। 58.5 ग्राम पहले भी मास था, 58.5 ग्राम भी मास है, लेकिन ये 1 मोल का 58.5 था, अब हो गया 58.5 ग्राम, लेकिन ये कितने मोल्स का, 2 मोल्स का। तो अगर इसका मास निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका जस्ट आधा, 29.25 ग्राम पर मोल। और ग्राम पर मोल किसका यूनिट है, मोलर मास का। मीन्स NaCl का मोलर मास जस्ट आधा हो गया। पानी में डालने से पहले उसका 58.5 ग्राम था मोलर मास, लेकिन मिक्स करने के बाद, सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका मोलर मास जस्ट आधा हो गया। दैट बिहेवियर इज एबनॉर्मल बिहेवियर and the term is abnormal molar mass. This mass is abnormal molar mass. NaCl का नॉर्मल मोलर मास 58.5 नहीं होता है। NaCl का नॉर्मल मोलर मास कितना है, सॉरी NaCl का नॉर्मल मोलर मास 29.925 नहीं होता है, इसका नॉर्मल मोलर मास 58.5 ग्राम होता है। तो नॉर्मल मोलर मास तो चेंज कर गया, तो नॉर्मल मोलर मास जब चेंज कर गया तो जितना नॉर्मल मास मोलर मास पहले था, अब वो नॉर्मल मोलर मास नहीं रहा। अब ये जो मास कहलाएगा इसको कहा जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास। और ऐसा करने से नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर गया, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करेगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। तो क्या किया जाए, इस पे एक साइंटिस्ट एक काम किया है, एंड साइंटिस्ट वान हॉफ, वो अपना एक फैक्टर दिया है, उस फैक्टर को हम लोग देखते हैं। वान हॉफ फैक्टर रिप्रेजेंट क्या होता है इसको, आई से। ये क्या होता है, पहला नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि मोलर मास आफ्टर डिसोसिएशन, ये क्या कहलाएगा, मोलर मास बिफोर डिसोसिएशन। तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m से। मोलर मास बिफोर, मोलर मास आफ्टर। डिसोसिएट होने के बाद का मोलर मास, डिसोसिएट होने से पहले का मोलर मास। अब मान लीजिए NaCl का जितना भी पार्टिकल लिए थे सब का सब अगर टूट गया, 100% अगर टूट गया तो I निकल जाएगा। I कैसे निकलेगा, नॉर्मल मोलर मास कितना है 58.5, अब नॉर्मल मोलर मास कितना आ रहा है 29.25, तो I का वैल्यू कितना आ गया 2। तो डिसोसिएशन में I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है, ये बात याद रखना है। तो याद रखिए एक चीज, अभी तो इसको कई तरीके से हम समझेंगे, नॉर्मल मोलर मास आई का वैल्यू निकालने के लिए इसको कई तरीके से समझेंगे। अभी पहले हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए Na से 100% टूट गया, जितना लिए थे सबका सब मॉलिक्यूल टूट गया, सपोज करिए 200 मॉलिक्यूल्स लिए थे, 200 का 200 टूट गया सारा का सारा, तब आई का वैल्यू वहां पर 2 आ जाएगा, क्योंकि ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये सब ऑलमोस्ट टूट जाता है। लेकिन ऐसा कई इलेक्ट्रोलाइट्स है जो 100% नहीं टूटता है। अब अगर 100% नहीं डिसोसिएट करे तब वहां पर आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही तो अपने इस चैप्टर का, इस टॉपिक का काम है, उसमें यही चीज पढ़ेंगे हम लोग। अब आते हैं दूसरा डेफिनेशन में। आई का डेफिनेशन कई है, आई का डेफिनेशन दूसरा डेफिनेशन आते हैं, यहां से हम लिख रहे हैं। आई का एक डेफिनेशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स
आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। जस्ट अ मिनट। नो, बता रहे थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से भी हम आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए आई का एक डेफिनेशन है, इन दोनों का रेशियो है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब इसी केस में देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर कितना पार्टिकल हो गया 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर कितना है 1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर 1, 2 by 1 आई तो निकल गई। तो ऐसा करके हम बता सकते हैं कि जब भी डिसोसिएट होगा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा बढ़ जाएगा। हम डिसोसिएशन को कह रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर के लिए हो गया बी, जो यहां यूज किए थे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ज्यादा होगा, बिफोर कम होगा। मींस डिसोसिएशन के केस में Na is always greater than Nb. When Na is always greater than Nb, then I must be greater than 1. तो I का वैल्यू 1 तो पहले ही हम देख लिए, मोलर मास के टर्म में समझ लिए थे। दूसरा I को हम, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो उसको नंबर ऑफ मोल्स से रिप्लेस कर सकते हैं। I is equals to number of moles after dissociation association by number of moles before dissociation or association. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नंबर ऑफ मोल्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। Na क्या है, अवोगाड्रो नंबर 6.022 10 to the power 23। तो अगर इक्वल और कांस्टेंट को हटा दें, प्रोपोर्शनल लग जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल के जगह पर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में भी आई निकाला जा सकता है। अच्छा, एक और चीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड कर रहा है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में लिख सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टर्म में लिख सकते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नंबर ऑफ पार्टिकल में हम लिखेंगे क्योंकि ये जरूरी है। कैसे लिखेंगे देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कंसिडरिंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन, या ऐसा समझिए, कंसिडरिंग वर्ड हटा दीजिए, क्या लिखे हम लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो एक देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी सीपी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर। अब आफ्टर बिफोर कहने का मतलब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं। NaCl कितना पार्टिकल है, वन पार्टिकल मान के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लिए। तो ये टूटने से पहले, डिसोसिएशन से पहले के बाद में, डिसोसिएशन के बाद तो ये हो जाएगा, मींस डिसोसिएशन से पहले है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर वाले में एक पार्टिकल मान के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लिए, और दो पार्टिकल मान के कैलकुलेट करेंगे। ये एसोसिएट के बाद दो पार्टिकल हो, डिसोसिएट के बाद दो पार्टिकल हो रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेंगे आफ्टर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल 2 मान के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन।
तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें। अब एक और बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉलिड होता है। मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जगह पर मोलर मास के टर्म में भी आई लिखा जा सकता है, और मोलर मास के टर्म में देखिए लिख चुके हैं। अगर आफ्टर है तो मोलर मास यहाँ बिफोर लिखाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली डिपेंड था, तो आफ्टर की जगह आफ्टर, बिफोर की जगह बिफोर। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोलर मास के टर्म में अगर लिखेंगे तो बिफोर यहाँ पहले लिखाएगा, आफ्टर बाद लिखाएगा। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, तो लिख ही चुके हैं हम लोग। ये हम उसी टाइम समझ चुके थे कि बिफोर कैसे आया और आफ्टर कैसे आया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने का इतना तरीका है। नाउ अब इसमें आते हैं हम, इस केस में इसमें फिर से कंटिन्यू करते हैं। डिसोसिएशन का स्टडी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ डिसोसिएशन व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट्स डिसोसिएट। क्या होता है जब सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट कर जाता है। एक जनरल फॉर्मूला सॉलिड का, सॉलिड इस तरीके से डिसोसिएट किया, Na पार्टिकल बना दिया। तो इस फॉर्मूले में एक्चुअल में सॉलिड ऐसा होता नहीं, ऐसा होता है। तो NaCl अगर टूटा तो ऐसा बनाया, इसके लिए N का वैल्यू हम लोग मानेंगे 2। एक पार्टिकल था, 2 पार्टिकल बन गया, 1 मोल था, N मोल बन गया, 1 से N, 1 से 2, 1 1 2। अच्छा, अगर ऐसा रहा तो MgCl2, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा Mg2 प्लस 2Cl माइनस, कितना पार्टिकल बन गया, 2 यहाँ 1 यहाँ 3। ऐसे कंडीशन में N का वैल्यू 3 माने, N पहचानने आना चाहिए। नो एक और देखते हैं, N का वैल्यू 4। देखिए ऐसा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है K3FeCN6। इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, इस तरीके से 3K प्लस प्लस FeCN6 टू द पावर 3 माइनस, ये कितना है, 1 है। ये अनायन एक ही पीस है, कटायन 3 पीस है, 3 प्लस 1 4, N का वैल्यू 4। इस तरीके से हम N पहचान सकते हैं। N5 भी हो सकता है, एल्यूमिनियम सल्फेट में N5 मिलेगा, तो N कई हो सकता है। N का वैल्यू हमको पहचानने आना चाहिए, उसका डिसोसिएशन कैसे होगा उसी से N निकलता है। ना हम सेपरेट स्टडी ले रहे हैं, इसको लेकर के सेपरेट स्टडी कर रहे हैं। क्या किया हम ले लिए An नाम का पार्टिकल, इसी चीज को तो आराम से समझिए, वो कन्वर्ट हो गया Na नाम के पार्टिकल, इतना पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। इनिशियली शुरू में हम A मोल्स लिए, इसका A मोल लिए हम, A मोल पानी में घोलना चाह रहे हैं। अभी घुला नहीं है, मतलब ये बना ही नहीं, इसका क्वांटिटी 0। आफ्टर डिसोसिएशन अब हम पानी में घोलें, तो घोलने से क्या होगा, वो डिसोसिएट कर जाएगा, ये टूट जाएगा। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। लेकिन वो डिसोसिएट जरूरी नहीं कि 100% हो, वो कम भी हो सकता है। जैसे 100% नहीं कहने का मतलब 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 90 मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर गया, तो कहेंगे 90% डिसोसिएट कर गया। 100 मॉलिक्यूल्स लिए, सिर्फ 10 ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट किया, 10 इसका 100 मॉलिक्यूल्स लिए, लेकिन सिर्फ 10 ही मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, मतलब अभी इसका 90 मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में बचा हुआ है। तो सब का सब तो नहीं टूटा, इसको 100% नहीं टूटा, 100 में 10 ही डिसोसिएट किया, मींस 10% ही सिर्फ टूटा। तो कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, इसको हम फ्रैक्शन के टर्म में निकाल सकते हैं। दिस इज टर्म्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां एक टर्म लिख रहे हैं हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसी को एसोसिएशन में लिखा सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। कैसे इसको निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कितना मोल आप लिए हो, बाई सॉरी नंबर ऑफ अपॉन, ऊपर में लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। कितना मोल लिए हम लोग और कितना मोल टूटा, लिए कितना मोल है, A मोल, तो टूटा कितना मोल कैसे निकालेंगे, ये ना है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड निकालने का क्या तरीका, जितना पार्टिकल हम लिए हैं, जितना मोल्स लिए हैं, उसमें कितना मोल टूट चुका है,
कितना मोल है जो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, वो निकालने का तरीका है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कितना मोल लिया, इसका वैल्यू कितना ए, ए को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दी ए अल्फा, तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड का वैल्यू आ जाएगा ए अल्फा। नो, ए मोल्स लिए थे, ए अल्फा मोल इसमें कन्वर्ट हो गया, बचा कितना, 100 पार्टिकल्स लिए थे, 20 पार्टिकल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका, बचा कितना 80। कैसे किए, सब्ट्रैक्ट करके। तो ए मोल्स लिए थे, उससे ए अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, तो बचा इतना मोल, मींस डिसोसिएट होने के बाद इसका इतना मोल्स बचा हुआ है हम लोगों के पास। और ये कितना मोल बना, इसको ऐसे समझिए, 1 मोल से n मोल बनता है, तो ए अल्फा मोल अगर इसका घट रहा है तो n ए अल्फा मोल्स इसका बनेगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक पार्टिकल से n पार्टिकल बनता है, तो इसका जो सिर्फ इतना ही पार्टिकल रिएक्ट किया, इतना ही पार्टिकल डिसोसिएट किया, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट कितना निकाले, ए अल्फा, तो ए अल्फा ही सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, इतना ही पार्टिकल रिएक्ट कर रहा है। एक पार्टिकल से n, एक टॉफी का दाम 5 रुपया, 2 टॉफी का दाम कितना 10 रुपया, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ए अल्फा रिएक्ट कर रहा है, तो ए अल्फा से क्या बन जाएगा एन ए अल्फा, और इस तरीके से ये निकल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू निकालेंगे। आई का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में निकाल सकते हैं। एक डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, देखिए एक डेफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर। नंबर ऑफ पार्टिकल वाले कॉन्सेप्ट को नंबर ऑफ मोल्स में रिप्लेस कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर पहचानिए। टूटने से पहले कितना मोल था, ए मोल, टूटने के बाद सॉल्यूशन में कितना मोल बचा, ये पार्टिकल का इतना मोल, ये पार्टिकल का इतना मोल, सबको सम कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर निकल जाएगा कि सॉल्यूशन में कोई सॉल्ट अगर हम मिक्स किए हैं तो टूटने के बाद ये वाला पार्टिकल इतना मोल्स बच गया है, ये वाला पार्टिकल इतना मोल बच गया, मतलब सॉल्यूशन में इस तरह का पार्टिकल भी, इस तरह का पार्टिकल भी, सारे पार्टिकल को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन, हो जाएगा ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा। देखिए इससे ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइड बाई ए कैंसिल, ये कैंसिल इस तरीके से हो गया। इससे आई का वैल्यू निकलता हुआ आपको दिख रहा है 1 माइनस, इससे सिर्फ क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इससे अल्फा कॉमन ले लिए और प्लस वाले को पहले लिखें तो बचेगा n माइनस 1, ये आई का वैल्यू। इससे अल्फा कितना आता है दिखा रहा है आपको, अल्फा कैसे निकालेगा, आई को माइनस कर दीजिए, 1 को माइनस कर दीजिए, आई माइनस 1, इधर क्या बचेगा अल्फा इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 1 डिवाइड में आ गया। इस तरीके से आई निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, डिसोसिएशन में अल्फा निकालने का ये फॉर्मूला होगा। अगर आई पता है एन पता है अल्फा निकल जाएगा, और अगर अल्फा एन पता है आई निकल जाएगा। ना एक चीज, अल्फा का वैल्यू कितना हो सकता है, अल्फा का वैल्यू ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल टूटे ही नहीं, इस तरह की चीज हो सकता है कि यहां पे पार्टिकल टूट ही नहीं रहा, नंबर ऑफ पार्टिकल टूटा ही नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट 0 बाई ए, आंसर कितना आएगा 0। तो अल्फा का मिनिमम वैल्यू जाएगा 0, या इसको ऐसे मत लिखिए, एक तो केस बताते हैं, इसको इस तरीके से लिखिए, इफ अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा का मिनिमम वैल्यू 0, तो क्या आप बता सकते हो आई कितना आना चाहिए, देन आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, अरे अल्फा 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0, आई का वैल्यू 1। सेकेंड केस, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा 1 कब आएगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो, तो जितना पार्टिकल लिए थे उतना ही पार्टिकल टूट जाए, ए मोल्स लिए थे ए का ए मोल टूट जाए, अच्छा ए मोल्स लिए थे ए मोल टूट जाएगा तो ए माइनस ए लिखाएगा, जितना लिए उतना ही टूट गया, ए लिए थे ए टूट गया तो बचा कितना ए माइनस ए, 0 पार्टिकल बचा, तो जितना लिए सब का सब टूट गया, 100 पार्टिकल लिए थे 100 पार्टिकल डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना पार्टिकल 0, 100 माइनस 100 लिखेंगे वहां पे। ऐसे कंडीशन में ये कब होता है, जब जितना मोल्स लिए थे उतना मोल्स डिसोसिएट कर गया, अल्फा कितना आएगा 1, अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर ज्यादा नहीं हो सकता है, तो अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा।
ऐसे कंडीशन में आई का वैल्यू क्या आने वाला है, अल्फा का वैल्यू 1 इंटू कर दीजिए, आ जाएगा n माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसल, आई का वैल्यू n के बराबर आएगा। इसका मतलब जैसे जैसे अल्फा का वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ता है, तो आई 0 से 1 की तरफ बढ़ता है तो आई का वैल्यू भी बढ़ता है। किधर, कहां से कहां तक, आई का वैल्यू भी बढ़ता है 1 से लेके n तक, क्योंकि n जो है, ये जो n है, ये n, इस n का वैल्यू 1 से बढ़ाएगा। तो n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन, जैसे लिखे यहाँ पे। इस तरीके से हम डिसोसिएशन का स्टडी कर लिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या होता है कि एक एसिड्स दे देगा, ये एक सॉल्ट दे देगा और उनमें आई और अल्फा निकालने के लिए क्वेश्चन होता है। तो आराम से डिसोसिएट करके ये इक्वेशन बना करके हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये था डिसोसिएशन का स्टडी। इसी तरह का सेम आपको मिलेगा एसोसिएशन का केस, थोड़ा सा डिफरेंट, वहां मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएगा। इसको नोट करिए, उसके बाद आते हैं एसोसिएशन का केस। नो डिसोसिएशन के बाद हम लोग देखेंगे एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में क्या चीज होगा, जैसे डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स टूट जा रहा है और टूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जा रहा है, उसी तरीके से एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे घट जाएगा। नो इन केस ऑफ एसोसिएशन स्टार्ट किए थे और डिसोसिएशन इरेज करने के बाद एसोसिएशन में क्या होगा, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएगा, वहां पार्टिकल एसोसिएट होगा, जुड़ेगा। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका समझिए। बी का पार्टिकल है और ऐसा ऐसा बी का n नंबर ऑफ पार्टिकल है और ये एसोसिएट करके एक पार्टिकल बन गया Bn। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पहले ज्यादा था, बाद में कम हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर कम हो गया, बिफोर पहले ज्यादा था। तो ऐसे कंडीशन में लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर ग्रेटर था, आफ्टर कम हो गया। ऐसा करने से आई का वैल्यू 1 से कम आएगा। एग्जांपल बहुत कॉमन, फास्फोरस का 4 एटम ले लीजिए, वो S4 बना देता है, सो P4 बना देता है, फास्फोरस P4 बना देता है। पहले फास्फोरस का कितना पार्टिकल था, 4 पार्टिकल, अब P4 का कितना पार्टिकल, 1 पार्टिकल। एसोसिएट करने के बाद ये 4 पार्टिकल पहले अलग था, ये 4 पार्टिकल जुड़ गया, एक पार्टिकल बन गया। ये 4 यूनिट्स है, 4 नंबर ऑफ पीसी पार्टिकल्स है, अब 1 नंबर ऑफ पार्टिकल बन गया। क्या केमिकल कंपोजिशन हो गया, क्या नेचर उसका हो गया, इससे मतलब नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज। आई का वैल्यू 1 से कम आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल समझ लीजिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझते हैं। कम पार्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आएगा, ज्यादा पार्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आएगा। मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर कम आना चाहिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर ज्यादा आना चाहिए। न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर ज्यादा, कम बाय ज्यादा, वैल्यू आई से कम, 1 से कम। 1/2 0.5, 1/5 0.2, तो 1 से कम। वैसे एग्जांपल इसका और भी है। अगर आप सल्फर लेते हो, 8 सल्फर का एटम एसोसिएट करके बनाया था S8, इसमें n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू 8 होगा, इस वाले में n का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड हो, बेंजोइक एसिड हो, ये सब डाइमर बना देता है और बनाता है CH3COOH2, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। और एक मॉलिक्यूल के अंदर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बन जाता है। इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब ना वो कैलकुलेशन करते हैं जो उसमें हम लोग किए थे। हम क्या किए, n पार्टिकल्स ऑफ B ले लिए, जनरल फॉर्मूला, एसोसिएट करके Bn हो गया। और इनिशियली शुरू में इसका हम A मोल्स लिए, ये वाले पार्टिकल का A मोल लिए, अभी ये बना भी नहीं है, 0 मोल्स। आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएट होने के बाद इसका कुछ पार्टिकल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बाकी कुछ पार्टिकल इसमें बचा हुआ है। तो जितना पार्टिकल लिए थे उससे कुछ पार्टिकल एसोसिएट हुआ। कितना एसोसिएट हुआ,
जैसे डिसोसिएट का केस था वैसे एसोसिएट का, वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो कितना मोल्स एसोसिएट हो रहा है कैसे निकलेगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इनटू नंबर ऑफ मोल्स टेकन। नंबर ऑफ मोल्स टेकन कितना था, ए अल्फा। ए अल्फा इज द नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड। लिए थे 100 पार्टिकल, 20 पार्टिकल जुड़ गया, बचा कितना 80। तो कितना बचा है उसको निकालने का क्या तरीका, जितना लिए थे उससे वो माइनस कर दे जितना एसोसिएट हुआ। तो लिए थे ए, इतना एसोसिएट किया, एसोसिएट वाले का निकाल लिए ए अल्फा, तो बचा हुआ कितना है, इतना पार्टिकल पानी में बचा हुआ है, अभी एसोसिएट होना बाकी है इसका। और एसोसिएट होकर बन कितना किया, ए अल्फा से पता चलेगा कितना बना। एन पार्टिकल से 1 पार्टिकल बनता है, देखिए एन पार्टिकल से 1 बना, तो 1 पार्टिकल से कितना बनेगा 1 बाई एन। तो ए अल्फा पार्टिकल अगर टूटा है तो कितना बनेगा ए अल्फा बाई एन। 1 से 1 बाई एन, ए अल्फा से ए अल्फा बाई एन, मतलब ए अल्फा बाई एन इतना मोल्स एसोसिएट कर चुका है, मतलब इतना मोल्स बन चुका है इसका। अब हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू निकालेंगे, आई का डेफिनेशन लगाएंगे। आई का डेफिनेशन क्या है, आई का डेफिनेशन इसमें बहुत तरह का है, 3 तरह का आई का डेफिनेशन देखिए। एक और है, एक और किस में है, एक और इन टर्म्स ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद कितना मोल हो गया, इस पार्टिकल का कितना मोल, इस पार्टिकल का कितना मोल, पानी में सॉल्यूशन में टोटल इतना मोल्स है पार्टिकल। तो ए माइनस ए अल्फा प्लस कर दीजिए, इसको टोटल निकालने के लिए प्लस कर देंगे। लिए थे कितना मोल, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, बिफोर कितना था, ये वाला पार्टिकल 0 मोल, ये वाला पार्टिकल ए मोल, टोटल कितना मोल ए प्लस 0 ए। इससे ए कॉमन ले लिए और ए कॉमन ले कैंसिल कर दिए, ए कॉमन ले लिए तो बचा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन डिवाइड बाई ए कैंसिल। आई का वैल्यू निकल गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। इससे अगर हम मान लो डायरेक्ट लिखते हैं, इसको सही सेट करके लिख देते हैं, ये चलिए हम पहले पूरा लिख देते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। इससे आई का वैल्यू क्या आने वाला है, अल्फा कॉमन ले लीजिए, प्लस अल्फा कॉमन लिए तो 1 बाई एन पहले लिखिए -1, और इससे अल्फा क्या आने वाला है, अल्फा आएगा आई माइनस 1 को माइनस कर दिए, ये पूरा डिवाइड में 1 बाई एन -1। तो आई निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, अल्फा निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब जैसे डिसोसिएशन के केस में करते हैं, वैसे एसोसिएशन के केस में अल्फा का वैल्यू मिनिमम कितना जाएगा 0, तो आई का वैल्यू मिनिमम कितना जाएगा, अल्फा 0 रखिए तो 0 इंटू समथिंग 0, आई का वैल्यू 1। पहला सिचुएशन। ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम जो है 1, पढ़ चुके हैं अल्फा मैक्सिमम बन जाता है। ऐसे कंडीशन में, इस कंडीशन में आई का वैल्यू क्या होगा, अल्फा अगर 1 रख देंगे 1 इंटू समथिंग सेम आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एन -1, -1 प्लस 1 कैंसिल, 1 बाई एन आएगा। इसका मतलब अल्फा जैसे जैसे बढ़ता है, अल्फा का वैल्यू 0 से अगर 1 की तरफ बढ़ेगा तो आई का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। तो एन का वैल्यू देख लीजिए, एन का वैल्यू तो 1 से ग्रेटर होता है, एन जो आएगा इसमें जो फॉर्मूला में एन है वो 1 से ज्यादा आने वाला है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 1 बाई 1 से ग्रेटर, आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। अगर 0 पॉइंट समथिंग में आ रहा है मीन्स 1 बड़ा है, ये 0 पॉइंट समथिंग छोटा है, साइन अपोजिट लगेगा दिस टाइम। इस तरीके से हम बता सकते हैं कहां से कहां किसका वैल्यू वैरी करेगा। इस तरीके से ये था हम लोगों का इन केस ऑफ डिसोसिएशन और इन केस ऑफ एसोसिएशन क्या होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जब एसोसिएट डिसोसिएट करे तब। इन सब के बाद एक छोटा सा लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है कि एसोसिएट डिसोसिएट कर गया तो आई तो निकाल के बता दिया वन थॉट कि उसमें आई निकालना पड़ेगा। यूज कैसे करेंगे हम लोग, यूज कैसे करेंगे उसके लिए हम
ये दो डेफिनेशन मिटाते हैं और ये दो डेफिनेशन मिटा करके उसको हम यूज कर देते हैं। कैसे निकलेगा आई का वैल्यू? आई तो निकल गया, कैसे हम अब नया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो डिसोसिएट एसोसिएट करेगा ही करेगा, और अगर डिसोसिएट एसोसिएट करे तो फिर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर गया तो फिर तो पूरा स्टडी प्रॉब्लम कर देगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसोसिएट कर जाए एसोसिएट कर जाए उससे मतलब नहीं है हमको। हम वन फॉर फैक्टर पढ़ चुके हैं, आप डिसोसिएट कर जाओ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसोसिएट करने के बाद या एसोसिएट करने के बाद हमको निकालना है, तो कैसे निकलेगा? आई और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हमको RLVP निकालना है, RLVP डिसोसिएट करने के बाद RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या होगा? डिसोसिएट करने से पहले RLVP क्या आता था? डिसोसिएट करने से पहले RLVP का वैल्यू क्या आता था? RLVP का वैल्यू आता था RLVP बराबर x2, या इसको चलिए पूरा एकदम सीक्वेंस आपको समझा के लिखते हैं। RLVP आफ्टर आई, RLVP बिफोर। आफ्टर तो कभी हम एसोसिएट डिसोसिएट के बाद का तो हम पढ़े ही नहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे कि डिसोसिएट या एसोसिएट होने से पहले मींस डिसोसिएट होना ही नहीं चाहिए, अगर नहीं होगा यही पार्टिकल रहेगा। तो इसी पार्टिकल को मान के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़े थे, ये नहीं बनता लास्ट टाइम। तो डिसोसिएट होने से पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP का वैल्यू क्या आता था? RLVP किसके बराबर आता था बताइए? डिसोसिएट होने से पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू x2 के बराबर आता था। तो I मल्टीप्लाई हो गया। तो आफ्टर जो नया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ कि अगर डिसोसिएट कर जाए या एसोसिएट कर जाए उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अगर निकालिएगा तो I के साथ मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से सबका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर एसोसिएट या डिसोसिएट कर गया, एसोसिएट डिसोसिएट करने के बाद आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन इसको लिखना पड़ेगा I KB into L, ये हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरा DFP डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? पहले हम लोग पढ़े थे KF इंटू मोलारिटी, ये बिफोर था। अब इसमें सिर्फ I मल्टीप्लाई कर दीजिए, आफ्टर निकल जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, ये बिफोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। आफ्टर बाय बिफोर इज इक्वल टू I, ये आफ्टर नहीं, ये बिफोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन है। तो बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन आफ्टर बाय बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन इज इक्वल टू I, आफ्टर बाय बिफोर I होता है। तो बस इतना ही सा चीज है इसमें। ये था हम लोगों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का केस। तो दो केस पढ़े हैं, अगर एसोसिएट डिसोसिएट हो तो क्या होगा? अच्छा मान लीजिए तीसरा केस नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, ना तो एसोसिएट कर रहा है ना ही डिसोसिएट कर रहा है, देन I इज इक्वल टू व्हाट? अगर एसोसिएट डिसोसिएट नहीं कर रहा है मींस पहले जितना पार्टिकल था बाद में उतना ही पार्टिकल है। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, दोनों सेम है। तो सेम बाय सेम I इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल सा चीज। एसोसिएशन में I के वैल्यू 1 से बढ़ जाता है, डिसोसिएशन में 1 से बढ़ जाता है, एसोसिएशन में 1 से घट जाता है। ना ही एसोसिएशन ना ही डिसोसिएशन, I मस्ट बी इक्वल टू 1। तो थर्ड केस, इन केस ऑफ नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ना ही एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन हो रहा है। तो ना एसोसिएशन डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर ये सेम होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर ये दोनों सेम। और जब ये सेम होगा तो I का वैल्यू 1 होगा। ऐसे कंडीशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर ये सेम होगा। मोलर मास बिफोर मोलर मास
आफ्टर, ये सेम होगा। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, ये सेम होगा। अगर आई का वैल्यू 1 रख दीजिए तो देखिए आ जाएगा EVP इज इक्वल टू KBM, यही तो पढ़े थे हम तो। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी EVP का वैल्यू KBM के बराबर होगा। जो लोग नहीं देखे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनके लिए तो ये वाला वीडियो बहुत मतलब एकदम अननोन है, अजीब लगेगा कि क्या एक्चुअल में बार बार हो रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा लिंक, आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन जा करके। तो ये था हम लोगों का पूरा थ्योरी इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, What happens when solute associate और dissociate in the solution? क्या होता है जब solute associate dissociate कर जाता है solution में, तो ये होता है। अब इससे न्यूमेरिकल्स प्लेलिस्ट में ही बना हुआ है, जो लोग फर्दर स्टडीज कर रहे हैं, कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, उसमें कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। और प्लेलिस्ट में जा करके इस पर न्यूमेरिकल्स जो बना हुआ है, या अगर नहीं बना हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसको हम एक न्यूमेरिकल बना देते हैं इस पर, और उसको जा करके आप जरूर से देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई तरह का डाउट किसी पोर्शन में ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, किस तरह का चीज़ है उसको सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास न्यू चैप्टर के साथ आएंगे। द चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश। ओके, थैंक यू।